हेलो दोस्तों। तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में हमारी यही कोशिश है कि उस दिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को सिंपल से सिंपल शब्दों में आपके लिए डिस्कस किया जा सके। तो आज कुछ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। अगर आपने न्यूज़ फॉलो की है तो तुर्कमेनिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे कोविड-19 के केसेस है ही नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है, वो डिस्कस करता है कि क्यों नहीं है और क्या किया जा रहा है इसके बारे में। देन देयर वाज एन आर्टिकल व्हिच सेड कि हरियाणा में एक स्कीम है समाधान से विकास। वो रियल एस्टेट जो बिल्डर्स हैं उनके द्वारा जो बहुत सारे पेंडिंग पैसे हैं जो सरकार को आने हैं, उस पूरे के पूरे मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम निकाली गई है। तो ये कौन सी सेंटर स्कीम के बेसिस पे मॉडल है, किस चीज़ की यहाँ बात हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन देयर वाज एन आर्टिकल अबाउट पोस्टल बैलेट्स कि पोस्टल बैलेट्स क्या होते हैं और अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में क्यों है। देन जैसा कि आपने न्यूज़ को फॉलो किया है कि इंडिया ने बहुत सारी ऐप्स जो हैं बैन कर दी हैं, पर क्योंकि कुछ ऐप्स बैन हुई हैं तो उनके एवज में कुछ और नई ऐप्स आई भी हैं। तो ये जो नई ऐप्स हैं, क्या ये अ रीज़न ऑफ वरी है या वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आज हमारे पास रादर देन यूजिंग बाहर की ऐप्स अपनी खुद की ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकें। तो इसके बारे में एक डिस्कशन है। देन देयर वाज दिस आर्टिकल विच स्पोक अबाउट कि हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है कि सरकार की क्या अप्रोच है टुवर्ड्स LAC, उसके बारे में बात हो। तो सरकार ने 4 बेसिक पॉइंट्स दिए हैं कि अब उनकी क्या अप्रोच है टुवर्ड्स LAC। देन देयर इज an आर्टिकल अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन देयर आर 2 थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस। एक इज मनरेगा स्टिल रेलेवेंट, इसके बारे में एक आर्टिकल था। एंड देन देयर वाज दिस आर्टिकल अबाउट इकोलॉजी इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान में क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन का केस जो है अब तक रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। तो देखते हैं पैरेलली तुर्कमेनिस्तान अगर केसेस रजिस्टर नहीं कर रहा तो भी वहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है टू टेक केयर ऑफ इट। मान लीजिए कि अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं भी है तो भी तुर्कमेनिस्तान के हिसाब से दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टन प्रिकॉशंस या मेजर जो वो ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज जहाँ पे हाई कोविड इन्फेक्शंस है वहाँ पे उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, अपने लैंड बॉर्डर्स सील कर दिए हैं। मान लीजिए कोई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ कोविड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ से अगर फ्लाइट्स आ रही हैं तो उन फ्लाइट्स को डिवर्ट किया गया है तुर्कमेनाबाद में। तुर्कमेनाबाद में क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल क्वारंटीन जोन बनाया गया है जहाँ पे उन लोगों को क्वारंटीन में रखा जाता है। ऑल्सो सरकार ने अनाउंस किया है कि आप अपनी कंट्री में फेस मास्क यूज़ कीजिए, बट नॉट बिकॉज आपको कोरोना से बचना है, बिकॉज हमारे रीजन्स में काफ़ी हाई लेवल ऑफ डस्ट रहता है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ही अनलाइकली है कि ये जो तुर्कमेनिस्तान है ये एब्सोल्युटली अनटच्ड हो बाय द पैंडेमिक, ठीक है। लेकिन व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, क्यों यहाँ पैंडेमिक नहीं है? पहली बात, हमारे पास कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस आर्टिकल के हिसाब से कि आर्टिकल में लिखने वाले लेखक कहते हैं कि वहाँ पे जो है क्या इंफॉर्मेशन बाहर आएगी क्या नहीं, दैट इज ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है। इसलिए भी शायद हमें एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं मिल पा रही है कि किस तरह की कंडीशंस वहाँ पे हैं, ठीक है। तो WHO कहाँ थी अब तक, इस पर भी सवाल उठे हैं। WHO कह रही है भाई वहाँ पे ना हमारी जो विजिट थी, इवन दो वहाँ हमेशा से कह रहे हैं कि केसेस नहीं है, मटेरियलाइज नहीं हो पाई ना। क्यों मटेरियलाइज नहीं हो पा रही, ये रीजंस क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं अनस्पेसिफाइड रीजंस की वजह से। सो वी रियली डोंट नो व्हाई WHO वाज नॉट देयर टिल नाउ, बट हाँ अब जो है रिसेंटली स्पेशल टीम भेजी गई है, ठीक है। एंड इवेंचुअली अभी तक तो कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, बट रिपोर्ट अवेटेड है कि किस तरह से इस कंट्री ने अपने आप को कोरोना वायरस से बचा लिया गया है, राइट। तो इतनी सिंपल न्यूज़ में एक बहुत सिंपल सी बात निकल के आती है कि एक्चुअल जो नंबर्स हैं वो सही से रजिस्टर हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहती है कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सही ना हो। तो नाउ यू नो कि इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के एरा में, कि दैट एक्चुअली चेंजेस द एंटायर पर्सपेक्टिव अबाउट यू
टूवर्ड्स एनी थर्ड पर्सन। मान लीजिए अब तुर्कमेनिस्तान में नहीं है, राइट, क्यों नहीं है, रीजंस तो हमें नहीं पता है, बट क्योंकि डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसलिए हमें लग रहा है कि एब्सोल्युटली इन लोगों ने अपने आप को बचा लिया है। दैट इज व्हाई नाउ WHO has gone there. So we'll have to see how these things turn up, but this can be a best example कि डेटा या फिर जो इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के एरा में। Then there was a news about a scheme in हरियाणा, समाधान से विकास। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, जो रियल एस्टेट जायंट्स हैं ना, जो लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, उन्होंने डिपॉजिट नहीं किए हैं अपने EDC एंड IDC जो कि मैंडेटरी है। EDC IDC क्या होता है? EDC होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, IDC होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। तो EDC क्या होता है? मान लीजिए कि आपने कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कॉलोनी बनाई है, आपको वहाँ की मेंटेनेंस के लिए सिविक अथॉरिटी को कुछ डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। और IDC क्या होता है कि जब आपको डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हरियाणा में बहुत साल से ये चार्जेस पे नहीं किए। अब नाउ सी व्हाट हैपेंस, एक तो जो बेसिक चार्जेस उन्हें पे करने थे, प्लस इतने साल से जो उन्होंने पे नहीं किए उसकी जो पेनल्टी है वो भी एक्यूमुलेट हो चुकी है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, मान लीजिए कि अगर आप डिफॉल्टर हैं, सबसे पहले तो आपको एक नोटिस भेज देती है, इसे शो कॉज नोटिस कहते हैं, कि भाई आप अपने ड्यूज पे कर दीजिए। और ये भी बताती है कि अगर आप ड्यूज पे नहीं करेंगे तो रिकवरी कहाँ से होगी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप ऐसे कुछ लोन्स लेते हो या आपने ये पैसा कहीं से अरेंज किया होता है, तो आप बैंक को कुछ गारंटी देते हो। तो रिकवरी के टाइम पे जब ये आपको शो कॉज नोटिस जाता है तो ये मेंशन किया जाता है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो वो जो डिपॉजिट्स थे आपके, उससे जो है सरकार रिकवरी कर लेगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट पेड, तो रादर देन गोइंग थ्रू अ मेथड जहां पे रिकवरी से पैसा लिया जाए, सरकार ने एक स्कीम निकाली है कि भाई वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए। और काफ़ी डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपने XYZ% पे किया तो बाकी माफ़ हो जाएगा, अगर आपने XYZ% पे किया तो बाकियों के लिए आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएगी। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है, यू डोंट हैव टू गेट इनटू इंस्ट्रक्शंस, बट ये समझिए कि बेसिकली ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रल स्कीम है, कुछ इसी तरह की वन टाइम सेटलमेंट की, विवाद से विश्वास उसके ऊपर मॉडल की गई है ना। ऐसी स्कीम क्यों लेके आ रहे हैं जब रिकवरी कर सकते हो आप बैंक डिपॉजिट से या जो भी गारंटीज हैं। होता क्या है कि कभी कभी गारंटी स्टैंड नहीं करती है, हो सकता है कि गारंटी जो है जो रियल एस्टेट था उसने कर ली विड्रॉ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सरकार के पास और कोई तरीका ही नहीं है इसको रिकवर करने का। इसीलिए सरकार कह रही है रादर देन गोइंग थ्रू अ प्रोसेस जहाँ पे वो पहले ड्यूज ले फिर रिकवरी ले, सरकार मौका दे रही है कि वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं। देव कम अप विद द डिटेल प्लान्स। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफ़ी डिटेल प्लान्स थे, डोंट वरी अबाउट देम, जस्ट नो अबाउट दी बेसिक्स की क्या हो रहा है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है कि मान लीजिए कि आपने पैसा नहीं दिया, तो एक तो आपकी जो गारंटी है उनसे सरकार रिकवरी कर लेगी, प्लस आपका ना पे करना वुड ऑल्सो अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उस रियल एस्टेट एजेंट को, नॉट एजेंट्स, उस रियल एस्टेट बिल्डर को जो भी इससे एसोसिएटेड है, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी चार्ज किया जाता है। ना क्या ये पहली बार हुआ है? ऐसा नहीं, हरियाणा में ऐसे ऑफर सितंबर में भी दिए गए थे, तो जिन्होंने उस समय पे कर दिया इट वाज गुड। अगर नहीं पे किया तो सरकार ने एक्शन लिया और उनकी बैंक गारंटीज को फॉरफीट करके अपना पैसा जो है रिकवर कर लिया, ठीक है जी। ओके, चलिए अगले एक्शन पे आते हैं। पोस्टल बैलेट्स ना, पोस्टल बैलेट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कि जहाँ पे आपका वोट एज वोटर आप रजिस्टर्ड हैं, आप वहाँ पे नहीं थे तो कोई बात नहीं, आप रिमोटली जो है वोट कर सकते हैं। आपको बाय पोस्ट पूरा का पूरा जो फॉर्मा है वो मिल जाता है और उसको भर के आप वापस भेज दीजिए इलेक्शन ऑफिसर को बिफोर द काउंटिंग स्टार्ट्स ना। कौन ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है ये भी स्पेसिफाइड है। आर्म फोर्सेस के मेंबर्स, जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडिया से आउटसाइड पोस्टेड हैं, वो उनकी फैमिलीज़, ऐसे वोटर्स जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, ठीक है। देन कुछ स्पेशल वोटर्स, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर ऐसे ऑफिसर्स जो पोल ड्यूटी पे उस समय किसी और जगह पे हैं, या ऐसे केस ऑफ स्पेसिफिक वोटर्स जिन्हें एब्सेंटी वोटर्स कहते हैं। एब्सेंटी वोटर्स क्या होते हैं? जो कि ऐसे वोटर्स जो कि असेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि किस किस को असेंशियल सर्विस माना जाएगा। तो ये सभी लोग ये जो है फैसिलिटी को जो है वोट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था? जो बिहार इलेक्शंस हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि भाई जितनी भी जनता 65 के अबव है, प्लस जितनी भी जनता क्वारंटीन है, अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, ये दो लोग भी जो है पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं कि ये जो मूव है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अगेंस्ट है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज पीपल माइट नॉट बी एजुकेटेड, शायद वो अपने इस हक को सही से यूज
ना कर पाए, तो वो कह रहे हैं कि इस स्टेप को नहीं लिया जाना चाहिए। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं कि बाय द टाइम ये चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, राइट, लेट्स से कि एक जगह पोस्ट कर दिया और दूसरी जगह पहुंचने तक, इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचने तक हो सकता है बीच में कोई ऐसे मुद्दे हों जिसकी वजह से सही चीज़ें ना आ पाए, राइट, या सही वोट ना आ पाए। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं कि भाई हमने इसलिए किया है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को इसलिए किया बिकॉज दे आर मोर प्रोबेबल कि उनको कोविड इन्फेक्शन हो जाए, तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जितने भी लोग क्वारंटीन हैं उनको भी बाहर निकलना हेल्थ हेजार्ड है, उनका एक्सपोजर पब्लिक में ना हो, इसलिए हमने पोस्टल बैलेट्स को यूज़ किया है। ठीक है, तो रेलेवेंस ऑफ पोस्टल बैलेट्स पे ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ कि बहुत ही नई ऐप्स आ गई हैं, क्या ये सही है? तो ना बहुत सिंपल सी बात करते हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अब जो नई ऐप्स आई हैं, पुरानी ऐप्स के बैन होने के बाद दो तरह की ऐप्स हैं, कह रहे हैं कुछ तो एस्टैब्लिश्ड ऐप्स हैं, है ना, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, तो दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि बहुत रिसेंटली बनी है। कैसे बनी है कि उन्होंने एंटायर जो पिछले ऐप के कोड्स थे वो डाउनलोड कर लिए, राइट, एंड दे मेड देयर ओन ऐप्स। अब दिक्कत क्या है कि ये जो नई ऐप्स हैं, ठीक है, अब इनकी डेटा प्राइवेसी नॉर्म्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, यू डोंट नो, राइट। सो द पॉइंट दैट दे आर ट्राइंग टू मेक इज कि नेशनैलिटी ऑफ द ऐप, दैट इट इज़ एन इंडियन ऐप, इट इज़ नॉट इनफ टू गारंटी द सेफ्टी, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि उनके प्राइवेसी नॉर्म्स और गाइडलाइंस क्या हैं। ठीक है, आपके फ़ोन से डेटा जा सकता है, या फिर मान लीजिए कि वो आपका डेटा जहाँ स्टोर कर रहे हैं वहाँ से डेटा कैन बी लीक्ड। ऑल्सो अ लॉट ऑफ दीज एप्स दे आस्क परमिशंस फॉर एक्सेस टू योर गैलरीज, योर कॉन्टैक्ट्स, तो वो आपको नहीं पता कि वो परमिशंस कैसे यूज़ होंगी। ठीक है, बट एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जैसे ये नई ऐप्स आई हैं, यूजर्स कैन ऑलवेज मूव टू अदर ऐप्स एज वेल। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं मुद्दा तभी रिजॉल्व होगा जब आप अपनी डोमेस्टिक ऐप्स में ऐसी ऐप्स बनाओगे जो कि ग्लोबली या रीजनली भी कॉम्पिटिटिव हो और उनमें उतनी ही क्लैरिटी हो जितनी कि एस्टैब्लिश्ड ऐप्स में होती है। तो वील हैव टू वर्क टूवर्ड्स सच अ पोजिशन जहाँ पे ऐसी ऐप्स हों जिनकी क्लैरिटी, डेटा सिक्योरिटी, सभी चीज़ें जो है काफ़ी एडवांस्ड हो। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए अगले उस पर आते हैं, न्यूज़ पे। दिल्ली ने जो 4 pronged अप्रोच बताई है, भाई क्या बताया उन्होंने? पहली चीज़ बोली है कि हम पब्लिक रिटोरिक को लोअर करने के लिए काम करेंगे। मान लीजिए जो पब्लिक में द्वेष है टूवर्ड्स चाइना, है ना, उसको हम और ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उसे कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस पूरे मुद्दे से इंडिया और चाइना दोनों को ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, है ना। जैसे SR लेवल टॉक्स हुई तो इंडिया ने गालवान वैली का इशू ही नहीं उठाया, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पब्लिक में इसका रोष इवेंचुअली थोड़ा कम होता जाता है। तो पब्लिक रिटोरिक पे भी काम किया जाएगा। दूसरा, सरकार कह रही है कि पेट्रोलिंग जो है बफर जोन्स में हम रोक देंगे, टेम्पररी सस्पेंड कर देंगे, लेकिन टेम्पररी मेजर है, हमेशा के लिए नहीं रोक रहे हैं, राइट। तो बेसिक एजेंडा क्या है कि बस जब तक एक पोलैरिटी हट जाए, एक बेसिक सी सिंपल सिचुएशन आ जाए जहाँ पे ये टेंशन रिड्यूस हो जाए, तब तक हमें पेट्रोलिंग जो है सस्पेंड करेंगे। लेकिन सस्पेंड करने का मतलब नहीं है कि हम अपना राइट टू पेट्रोल फोरफीट कर रहे हैं, हम बस सस्पेंड कर रहे हैं सो दैट थिंग्स कैन काम डाउन। तीसरी चीज़ सरकार क्या कह रही है कि हम सर्वेलेंस पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस वाया सैटेलाइट्स, UAVs, इन सब पे हम काम करेंगे। प्लस हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स पे काम करेंगे जो कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस के अगेंस्ट हमें सामान दे, तो उस पर वील वर्क। ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो बोल रहे हैं कि हम ट्रूप्स को डिप्लॉयड करके रखेंगे टू द मैक्सिमम, ताकि हमारा कभी भी इन स्पेसिफिक रीजन्स में गार्ड जो है लो ना हो। तो ये चारों ही पॉइंट्स बहुत ही ऑफिशियल पॉइंट्स हैं, इनको आप वे फॉरवर्ड में हमेशा ही अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ ना, बहुत सिंपल सी न्यूज़ थी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को रीराइट करना चाहिए। ठीक है, एक बेसिक चीज़ समझो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होता है, बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे। बहुत ना सिंपल था, मान लो कि एक समय था जब एक बेसिक सा सोशल स्ट्रक्चर नहीं था, है ना, कि किस तरह से ह्यूमंस काम करेंगे, अगर वो एक साथ ग्रुप में काम करें तो क्या होगा, लीडर कौन होगा, कुछ इस तरह की बातें नहीं थी। तो ऐसा कहा जाता है कि सभी लोग जो है एक साथ है और उन्होंने डिसाइड किया कि वील मेक अ ग्रुप एंड वील ऑल्सो मेक एक सेट ऑफ रूल्स जिसके हिसाब से हम काम करेंगे। देयर बी समबडी हेडिंग अस एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम सब जो है अपने सोसाइटी में परफॉर्म करेंगे, है ना। अब हो सकता है कि ये जो सोशल ग्रुप है आपने डेमोक्रेसी को चुना हो सकता है कि आपने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिल के
डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी को चुना हो, मोनार्की को चुना हो, है ना, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो एक साथ आकर ऐसी किसी चीज़ को चुनने को कि सोसाइटी ने एक साथ आके एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाउ विल बी गवर्नड, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, इसे फिलहाल याद कीजिए, याद रखिए, एंड में कम बैक टू दिस। तो अभी ना एक बहुत, यह आर्टिकल कहता है कि मान लीजिए हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ हेल्थ पे नहीं है बल्कि एक बहुत ही सोसाइटी पर भी है। द इम्पैक्ट गोज बियॉन्ड द डिजीज। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बेसिक सा कोरोना वायरस जो डिजीज़ है ये आनी शुरू हुई आपकी कंट्री में, है ना, पर वो कह रहे हैं कि एक सिंगल स्टेज से ये आज एक पैंडेमिक पे पहुंच गई है। ये कैसे पहुंची है? क्या ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है या कोई और रीजंस है? तो इसको भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडिया में ना दो तरह के इंडियाज है। एक इंडिया वो है जो वेल्दी है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं, ग्रोसरीज एंड प्रोविजंस लेने जा सकते हैं, प्रिकॉशंस कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सरकार के डायरेक्टिव्स को ओबे कर सकते हैं कि घर पर रहिए बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज है। और वो कह रहे हैं दूसरी तरह का इंडिया है जिनको आप न्यूज़ में देखते हो जो अपने घरों के लिए पैदल इतने किलोमीटर चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव को कि आप घर पे रहिए डिफाई कर रहे हैं, राइट। और यही वो लोग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉलो द आइडिया ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो वो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि सोसाइटी में हमेशा ही इनइक्वालिटी रहेगी, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए ऐसा ज़रूरी है कि जितनी सोसाइटी अनइक्वल है उतनी अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसेंट्रलाइज करें। मतलब क्या है कि इन सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देयर समबडी एट टॉप एंड दे गवर्न द होल थिंग। ठीक है, पर वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसी सिचुएशन बनाइए, क्योंकि मान लीजिए कि आप 4 लोगों को अगर गवर्न कर रहे हैं, 4 ABCD अनइक्वल है इन फॉर्म ऑफ देयर रिसोर्सेज, तो बिल्कुल टॉप से डिसीजन नहीं आना चाहिए बल्कि टॉप को अपने डिसीजन को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वो किस इनइक्वालिटी को केटर कर रहे हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि स्टेट का काम सिर्फ उन्हीं लोगों को केटर करना नहीं है जो कि आवाज़ उठा पा रहे, बल्कि उन लोगों को भी जो कि आवाज़ नहीं उठ रही। जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू हुए टू गो टू देयर होम्स, दे डिड नॉट क्राई टू द स्टेट, राइट, दे स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स इनटू देयर ओन हैंड्स, दे आर वॉइसलेस। तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को केटर करने का भी मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं लेखक, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल टॉप से जब डायरेक्शंस आ जाते हैं, जितना इंपॉर्टेंट उस डायरेक्शंस को फॉलो करना है उतनी ही जो छोटे छोटे मुद्दे आ रहे हैं उन सबको भी रिजॉल्व करना जरूरी है। इसीलिए पावर में सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए। ठीक है जी, आपको पूरी कहानी समझ में है कि क्या बात करें। अब हम अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे वापस आते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कह रही थी कि आपने अग्री कर लिया कि दिस इज हाउ विल बी गवर्न्ड, राइट। गवर्न में क्या हो गया कि आपने एक बंदा टॉप पे चूज कर लिया एंड आपने सेट ऑफ रूल्स चूज कर लिए, है ना। अब थॉमस हॉब्स कहते हैं कि एक बार आपने एक रूलर चूज कर लिया, टॉप पे रूलर्स चूज कर लिए, तो अब क्या होगा कि वही रूल्स हमेशा आएंगे जो कि जो बंदा एट द टॉप है, जो रूलर है, उसको सही लगेंगे। मतलब वो सिंपल सी बात करें, अगर हम इसे कंपेयर करें कि जो रूल सरकार चाह रही है हमेशा ही उन्हीं के हिसाब से काम होता रहेगा। लेकिन वो कह रही है जरूरत क्या है कि कहीं ना कहीं अब जो है इस पूरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को आप रीराइट करें। रीराइट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सेंट्रलाइजेशन की बात की थी, दैट द टॉप विल टेल मी व्हाट टू डू, उतनी ही ज़रूरत है कि उस चीज़ को आप बदलें डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आपके सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं। मान लीजिए कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन की बात थी आपकी थ्योरी में, तो अब सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन की भी इक्वली बात होनी चाहिए जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलेंगे। समझ में आपको? तो आपको समझ में बेसिक चीज़ को उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ कैसे बदल दिया। तो बहुत सिंपल सी बात करें, इतनी कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि हमेशा ही डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ भी जाना चाहिए। तो ये जो एक पर्टिकुलर केस है ऑफ कोरोना पैंडमिक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दर्शाता है अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। तो इनको आप अपने एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं व्हेनेवर दे टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कई बार नोट किया है कि डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो क्या तरीके हैं, हाउ दे आर हैंडलिंग, ये डिसेंट्रलाइजेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। तो उसकी भी सिग्निफिकेंस वील हैव टू नो।
नाउ मनरेगा की बहुत ज़्यादा बात होती है न्यूज़ में। नाउ आई वांटेड टू डिस्कस दिस। सो बहुत बार ऐसे न्यूज़ में है कि मनरेगा का बजट बहुत ज़्यादा है, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बिन गोइंग टू पीपल, और मान लीजिए बहुत मुद्दे हैं इसके रेजोल्यूशन में, तो कहीं ना कहीं ये भी न्यूज़ में आता है कि इसको बंद करके हमें दूसरी स्कीम्स भी चलानी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान दो कि इस पैंडमिक के समय में जब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, राइट, या लोगों के पास अपना जीवन यापन के साधन नहीं है, इस स्कीम से जो लोगों के पास पैसा जा रहा है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो इवन दो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट दिस स्कीम शुड बी बैंड, राइट, दिस स्कीम इज व्हाट केम टू द रेस्क्यू ऑफ द पुअर इस डिस्ट्रेस के समय में। इसका मतलब पता है क्या है? बहुत सिंपल सी बात यहाँ से हमें पता लगती है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट कि स्कीम सही थी या नहीं, इट इज़ अबाउट द समय कि जो वो स्कीम उस समय चल रही थी, क्या उसकी रेलेवेंस उस समय के हिसाब से थी, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस समय के हिसाब से हुई या नहीं हुई। तो कभी भी कोई भी आंसर लिखते हुए एब्सोल्यूट आंसर्स की तरफ जाने से पहले आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी भी एक बैलेंस्ड आंसर लिखना ज़रूरी है और उसे उसके रेलेवेंट टाइम से एसोसिएट करना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, याद रहेगा। चलो, आज का लास्ट आर्टिकल था इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस पे। 2-3 चीज़ों पे यहाँ पे बात हुई है हिंदू में। आज बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। जो ये लिख रही हैं वो कह रही हैं कि मान लीजिए कि आज आप कोरोना पैंडमिक से गुजर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका रीज़न है क्योंकि ना आपने जो है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को कर दिया है डिस्टर्ब, इनको चेंज कर दिया। मान लीजिए कि आपके रहने के पैटर्न्स बदल गए, आपके ईटिंग पैटर्न्स बदल गए, आपके एग्रीकल्चर पैटर्न्स बदल गए, तो जो बेसिक इकोलॉजी थी उसने आपको बदल दिया। और वो कह रहे इसी वजह से ऐसे डिजीजेस जो कहीं ना कहीं सिर्फ जानवरों तक सीमित थे, आज वो ह्यूमंस में भी डिसेमिनेट हो रहे हैं। मान लीजिए कि अगर ये सिर्फ बैट्स में हो रहे थे तो अब ये इंसानों में भी आ रहे हैं, बिकॉज यू हैव मेस्ड अप द इकोलॉजी एट सर्टेन लेवल। ये इनका पर्सपेक्टिव है और इसको हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो है 2 लेवल पे गलतियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले तो आप इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरी वो चीज़ कह रहे हैं कि जितने भी EIA प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम अब पैरेलली इस समय पे चल रहे हैं, कभी भी अगर आपने, आई डोंट नो इफ यू रेड अबाउट EIA, ठीक है, EIA का जब आप पढ़ते हो एनवायरनमेंट में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट को करने से पहले उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए। तो इसमें ना एक स्टेज होती है जहाँ पे आप पब्लिक डिस्क्लोजर करते हो, ठीक है, जिसमें पब्लिक अपने ओपिनियन दे सकती है। वो कह रहे हैं कि इस पैंडमिक के समय में आपका जो ये पब्लिक डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है ये बहुत अच्छे से फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो यू शुड वेट फॉर दिस, इससे पहले कि आप बहुत सारी जो हैं परमिशंस दें EIA के लिए। और तीसरी चीज़ वो क्या कह रही है, वो काफ़ी जगह को मेंशन कर रही हैं, आसाम में या अरुणाचल में, और वो कह रही हैं कि यहाँ पे जो आपने प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने EIA क्लियरेंस दिया है, इनकी और भी सही तरीके से जांच की जानी चाहिए कि शायद ये सही नहीं है ना। इस पॉइंट पे कि वो सही है या नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू डिबेट अबाउट एज ऑफ नाउ। इनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी देन ओनली वील बी एबल टू शेयर अबाउट इट कि क्या ये सही है या नहीं है। बट हाँ, इनके जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमें डेफिनेटली कंसर्न होने चाहिए कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना किया जाए बहुत ज़्यादा, एंड EIA के लिए जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।